नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। गलवान घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारतीय और चीनी सेनाओं में समझौता हो गया और दोनों एक एक 2-2 किलोमीटर दूर जा चुके हैं उस एरिया से, और दोनों में बातचीत ये हो गई है कि यहाँ पे जो स्टेटस को होता है, जो पहले की स्थिति थी, पूर्व स्थिति, यथा स्थिति जो है वो बनी रहनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मैं आज एक युवराज के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि युवराज आजकल बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देते रहते हैं। और युवराज की जब बात आती है तो हमें बचपन की वो राजा रानी की कहानियाँ याद आती हैं। राजा रानी की कहानी कुछ यूँ हुआ करती थी हमेशा, मतलब एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करते थे, और कभी उत्तराधिकारी की तलाश में जो है मतलब एक के बाद एक शादियाँ किया करते थे। कभी बेटी के शादी में वो जो है भेजा करते थे कि तरह तरह से लोग आएँ, और उसमें से डिस्कवर होता था कोई रॉ टैलेंट। हमारे जो युवराज हैं, मतलब उनका हिसाब ये है कि इनके जो राजा रानी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस स्थिति में आगे, चूँकि इनका किंगडम इतना विशाल, और विशाल कहने का मतलब क्षेत्र से नहीं था, विशाल ये कि इनकी जड़ें जो हैं, इनका मकर जाल जो है वो इतना फैला हुआ था कि वो कुछ भी पैदा करना चाह रहे थे। और जब पैदा हो गया, वो आदमी है कि पैजामा है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। वो बस पैदा हो गया, उसके नाम में कुछ लग गया, और ये अपने युवराज है। सुबह सुबह उठना है और उच्च गुणवत्ता के पदार्थ का सेवन करना है, और फिर कुछ ट्वीट कर देना है, कुछ भी लिख देना है। खैर, ये कहानी जो है उसका गलवान घाटी है, इससे कोई मतलब नहीं। ये ऐसे ही एक रोचक कहानी थी जो मुझे याद आया अचानक, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर। अब एक और युवराज है, एक है राहुल गांधी, जो उठते हैं और ट्वीट कर देते हैं कुछ भी, और ट्वीट उनका इस तरह से रहता है, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। और ये इतना हास्यास्पद है कि राहुल गांधी जो खानदानी तौर पर, मतलब नेहरू के समय लगातार जो है टेरिटरी को हारते रहे, नेहरू के खानदान के चिराग जो है, मतलब चिराग के चिराग टाइप के, वही बत्ती जो है वो जलाए रखने वाले लोग, वो जब राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करते हैं, खास करके इस बैकड्रॉप में कि कुछ समय पहले उनके चीनी एम्बेसी द्वारा और चीनी सरकारों द्वारा उनके अपनी माँ, और जिसमें वो स्वयं, उनकी बहन, उनके पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता मनमोहन और चिदम्बरम, दोनों ट्रस्टी रहे, उस बोर्ड में रहे। उसकी माता जी चेयरमैन है सोनिया गांधी। उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर पैसे सरकार से, चीनी सरकार से लिए हैं, और उसके एवज में इन्होंने कोशिश काफ़ी की थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए चीन से। उनको जो है एक आसियान वाला जो ग्रुप था, उसमें जब हम जोड़ते हैं और लोगों से, RCEP एक हुआ करता था 16 देशों का समूह, उसमें जो है चीन के फेवरेबल टर्म्स पे जो है ट्रेड, राष्ट्रीय व्यापार नीति जो है एक तरह से डिसाइड करने की बात हो रही थी, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को वस्तुतः जो है ध्वस्त करने की साजिशें एक तरह से चल रही थी, और वो एक तरह से अजीब भी हुआ है। ये शुरू से नीति रही है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, और अभी जाके कोरोना के समय में सरकारों को इसके ऊपर करना पड़ रहा है। उस पर भी टॉन्ट किए जाते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में राहुल गांधी टॉन्ट करता था कि उसमें कुछ घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, और अभी जो कर रहे हैं, तो जो ऑलमोस्ट, मतलब अगर बिका हुआ शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है उन संदर्भों में कि आपने पैसे लिए और पॉलिसी उसके हिसाब से कर रहे थे, वैसे लोग जो डोकलाम में जब स्कर्मिश चल रहा था, झड़प हो रही थी वहाँ पे, उस समय तुम चीन के जो है राजनयिकों से मिलते हो, बताते नहीं हो। चीनी दूतावासों में तुम्हारा मतलब विजिट्स होता रहता है। तुम्हारी माँ जो है 2007 में चीन जाती है, 2008 में चीन जाती है। पार्टी के लेवल पे, देश के लेवल पे नहीं, पार्टी के लेवल पे समझौते होते हैं देश की सरकारों के साथ। देश की एकमात्र, चीन की एकमात्र पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके साथ। और तुम ज्ञान दे रहे हो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी होनी चाहिए और किस तरह से हम फेलियर रहे, और किसको ज्ञान दे रहे हो तुम? आज फाइनली अचीव किया कि नहीं? हम स्टेट्समेंट जारी हुए हैं, उसके ऊपर हम बाद में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो अचीव तो किया है ना, लेकिन नहीं, इन लोगों को चाहिए कि किसी भी तरह से आम जनता को बरगलाए रखें, और खास करके कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उनको किसी भी तरह से ये बताए रखें कि देखो, हम राष्ट्र के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, जबकि ये धेला भर केयर नहीं करते हैं, लेकिन लोगों में वो पुश करते रहना है एजेंडा। और हाँ, गोएबल्स की एक नीति है कि जो तुम करते हो वो दूसरे को अक्यूज करो कि वो कर रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता जो है, सबसे ज़्यादा दंगे कांग्रेस के राज में, और ये ब्लेम करते हैं बीजेपी को। सबसे ज़्यादा लैंड इन्होंने दिया है चीन को, पाकिस्तान को भी एक तरह से, और सबसे ज़्यादा चिल्लाता भी यही है कि देखो देखो 2 किलोमीटर हमारा जो है
गलवान वैली का दे दिया, लद्दाख का दे दिया मोदी ने। तो ये नीति जो है अब ये, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं, लोग उसको पकड़ते जा रहे हैं। मतलब इनके परनाना का याद कीजिए कि एक फोटो ये लोग चला रहे थे कि फॉरवर्ड, एकदम फॉरवर्ड पोस्ट पे जो है नेहरू जी भी गए थे। अबे नेहरू जी फॉरवर्ड पोस्ट पे नहीं गए थे, चीन ने हजारों किलोमीटर जो है हमारा एरिया जो है एक्वायर कर लिया था, स्क्वायर किलोमीटर, और उसके बाद मतलब तुम्हारा जो बैकवर्ड पोस्ट था वो फॉरवर्ड बन गया था और वहाँ पे वो जा रहे थे वॉर के बाद। तो वॉर के पहले 11,000 फीट की ऊंचाई पे एक प्रधानमंत्री का जाके भाषण देना और ज़ोर से बोलना जहाँ सांस की कमी हो जाती है, और एक दूसरे प्रधानमंत्री का अपनी ज़मीन गंवाने के बाद तथाकथित फॉरवर्ड एरिया में जाना, दोनों में अंतर है। लेकिन वही है कि राहुल गांधी तो 50 साल के बच्चे हैं, उनको कितनी समझ होगी इन सब बातों, उनको पता भी नहीं होगा कि नेहरू जी ने ये सब किया होगा। किताबें तो उनके मतलब बैकड्रॉप में खूब लाल पीली रहती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वो किताबों को रंग से ही पहचानते हैं, उसके भीतर क्या है उनको पता भी नहीं है। कमांडर लेवल की टॉक्स हुई और लगातार चल रही थी, 2-3 टॉक्स फेल हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टॉक्स जो है मतलब सक्सेसफुल नहीं, वो कई बार वो स्टेलमेट में एंड होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके टर्म्स उनको पसंद नहीं आते, उनके टर्म्स आपको पसंद नहीं आते, इसलिए फिर दोबारा कोशिश होती है, फिर तिबारा कोशिश होती है। यही अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं या राष्ट्र नीतियाँ जो इन सब चीज़ों को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, बॉर्डर को लेकर जो होती है, जिसमें कोई डिसाइसिव बॉर्डर है नहीं, वो अंग्रेज जो है वो ऐसा घालमेल करके गए हैं कि हम हर तरफ से जो भी हमारा लैंड बाउंड्री है उसमें जो है हमें कोई ना कोई दिक्कत देता ही रहता है। तो उसमें लगातार बातचीत से ही आप सुलझा सकते हैं। और आज के आर्थिक विश्व में जब सब कुछ पैसे पे और इकोनॉमीज पे डिपेंड करता है, तो युद्ध जो है लगभग असंभव है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर रहे हैं या हमारी सरकार डर रही, नहीं। युद्ध किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि युद्ध मोबाइल गेम नहीं है कि आप जो है वार ऑफ क्लैंस और क्लैश ऑफ टाइटन्स फ़ोन पे खेलते हैं, उसमें मर रहा है फिर लाइफ आपको मिल, नहीं। उसमें एक्चुअल लोग मरते हैं, उसमें एक्चुअल सैनिकों के घर में शव आते हैं, वो बलिदान होते हैं। चाहे आप जीतें या हारें, उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी इकॉनमी 5-5 साल पीछे चली जाती है। और आज के समय में जब एक सनकी तानाशाह उधर बैठा हुआ हो, वो न्यूक्लियर वॉरफेयर छेड़ देगा या क्या कर देगा, इसलिए हमेशा इसमें आपको अपना पक्ष असर्ट तो करना ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना होता है कि वो बिलबिला के जो है अटैक ही कर दे या कुछ ऐसा कर दे जो आप नहीं चाहते हैं या जो विश्व जिसके लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अलग अलग तरह के तरीके हैं। भारत ने जो किया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करें। अभी जो कमांडर लेवल का टॉक है उस पर स्टेटमेंट आया और अजीत डोभाल ने भी बात की है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी बात की है। तो आप अगर टोन देखेंगे तो भारत का टोन बड़ा सोबर है। भारत सिर्फ ये बोल रहा है कि हम अपनी बाउंड्री को लेके मतलब गंभीर रहते हैं, हमें शांति चाहिए, हम नहीं चाहते कोई झड़प हो। चीन जो है ऑफेंसिव में है कि हम ये उखाड़ लेंगे वो उखाड़ लेंगे, उनका पूरा एजेंडा जो चलता है। अब इस पे आप कह देंगे कि देखिए मतलब टॉक के बाद क्या हुआ, चीन तो ऐसे बोल रहा है। चीन क्या बोल रहा है उस पर भारत का कोई जोर नहीं है। भारत को रिजल्ट से मतलब है कि क्या चाइनीज़ ट्रूप्स बैक कर रही हैं, हाँ वो पीछे जा रहे हैं। टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स जो है वो हट रहे हैं, हाँ वो हट रहे हैं। कुछ हैवी इक्विपमेंट्स अभी भी हैं, लेकिन भारतीय सेना उस पर निगाह बनाई हुई है कि जो हमने बात की उस पर अड़ा हुआ है चीन, वो कर रहा है कि नहीं। लेकिन चीन बड़ा हरामी पीस है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चीन है हरामी पीस। अब आप देखिए उनकी बातों पे, ऐसे देशों के बातों पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसका राष्ट्रपति चाइनीज है। चाइनीज से मतलब है, आप जानते हैं कि फ़ोन आप खरीदेंगे तो वो तवा बन जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि उस पर आप पानी उबाल सकते हैं, उस पर ऑमलेट फोड़ के बना सकते हैं, वो हीटर बन जाएगा। फ़ोन को आप तकिए के नीचे रख के सर्दियों में सो सकते हैं, आपका पूरा देह गर्म रहेगा। तो इनका ना सामान काम करता है ना आदमी। और ये पीछे हम देख चुके हैं कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इनको उसी तरह से ट्रीट करना ज़रूरी है। इसलिए हमारी सेना जो है अभी वहाँ पे बॉर्डर पे लगातार नज़र बनाए हुए है कि एक्चुअल में वापस जा रहे हैं कि नहीं। और 2 घंटे बातचीत हुई है कल अजीत डोभाल की और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं,
उनमें, और उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स पे रीच किए हैं। और ठीक है, उनको जो है टाइट रखना है कि हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट दे दिया, वो उनका है, उनकी आदत है बेचारों की। उनको अपने देश में जो है दिखाना है कि नहीं हम महान हैं, हम जो है पीछे नहीं हटे, तो लेट देम हैव इट। इसमें हमें मतलब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि चीन ने तो नहीं लिखा। चीन हमारे हिसाब से नहीं लिखेगा, चीन अपने ही हिसाब से लिखेगा। और हमें मतलब इससे रहना चाहिए कि वो एक्चुअल में जो फिंगर वाला एरिया है, गलवान घाटी है, नदी है, उससे उन इलाकों से वो पीछे जा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ, ये जो जिसमें हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, उसके पहले भी जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो सूत्र हमें बता रहे थे कि बातचीत हो गई है, डीएस्केलेशन हो जाएगा और दोनों पीछे चले जाएंगे। और वो इमीडिएटली इसलिए नहीं होगा क्योंकि चाइनीज़ लोगों का, चाइनीज़ जो कमांडर थे उनका ये कहना था कि हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी इमेज अपने देश में ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमको 1-2 दिन का मौका दीजिए। तो वो जो है वो टाइम मांग रहे थे। उसके बाद जब मौका आया और उसको पीछे जाना था, वो नहीं गए, अपने बातों से मुकर गए। उसके बाद ये झड़प होती है और उसके बाद जो है सैनिक जो हमारे बलिदान होते हैं। तो चीन वालों को, इन हरामखोरों पे विश्वास करना मतलब मूर्खता है, ये कभी नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई कह के इन्होंने जो हमारा गला काटा है पहले 1962 के युद्ध में, तो इन पे कैसे हम विश्वास कर लें। फिर बात आती है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी टाइप के लोग, कड़ी निंदा वाला। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह का नाम ही कड़ी निंदा रख दिया गया, लेकिन हुआ क्या? उसी तरह 56 इंच का मजाक उड़ाया गया, उसी तरह जेम्स बॉन्ड कह के अजीत डोभाल को जो है मजाक उड़ाने की कोशिशें हुई। लेकिन हुआ क्या इन मजाक करने वालों का? कड़ी निंदा वाले राजनाथ सिंह का अचीवमेंट आप एज होम मिनिस्टर पिछले टर्म में देखिए। आप नक्सल गतिविधियां जो हैं वो कितनी कम हुई और कितने इलाके भारत के नक्सल मुक्त हुए हैं, वो आप जाके देखिए। पिछले 12-15 सालों में कितनी हत्याएं नक्सलियों ने की थी, और उसके बाद के 6 सालों में, मतलब मोदी जब से आया, ये सरकार आई है, राजनाथ सिंह जब से होम मिनिस्टर थे, तब से जाके गिनिए कि उसमें कितना कमी आई है, कितनी कमी आई। उसी तरह 56 इंच का सीना तो कितनी बार गिनोगे? तुम्हें लगता है कि उरी में हुआ स्ट्राइक और तुरंत जो है इधर से सेना जो बिना प्लानिंग के साथ भेज दे उधर मरने के लिए अपने अपने सैनिकों को? ऐसे नहीं होता है। उसके लिए मिनिमम कम से कम 2-3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, इस तरह से, खास करके ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए, कहाँ क्या है, उसके बाद तैयारी होती है उसकी। उसके बाद सैनिक ट्रेन किए जाते हैं, क्योंकि ये अलग तरह का मसला है, और उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नीचे उतरते हैं। एयर स्ट्राइक भी ऐसे नहीं है कि तुरंत हवाई जहाज उड़ा दो, नहीं, आपको स्टडी करना पड़ता है कि उनके रडार्स किधर हैं, उनके पास क्या कैपेबिलिटी है, हम जाएंगे तो क्या वो हमारे पीछे आएंगे, तो कितना समय हमारे पास है, कितनी मारक क्षमता है हमारे पास। इसी तरह तो जब समय लगता है, और ये सब आदमी जानता है, ऐसा नहीं है कि ये राहुल गांधी को पता नहीं है या सोनिया गांधी को पता नहीं, या उनके जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उन लोगों को पता नहीं। नेताओं को सब पता होता है, दे नो थिंग। स्टिल उनको लगता है कि ये जो 1-आध महीना है हमारे पास, जब एक्चुअल में कुछ होगा, तब तक हम लगातार इनको परेशान कर सकते हैं, इनको कुछ ऐसा करने को विवश कर सकते हैं कि वो, मान लीजिए हड़बड़ी में पीएम ने बोल दिया कि नहीं अटैक कर दो, बिना तैयारी के गए और हमारे सैनिक उधर मर गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद फिर राहुल गांधी यही कहेंगे ना कि तैयारी के बिना ही हम चले गए थे, हम तैयार नहीं थे और प्रधानमंत्री ने उन लोगों की हत्या की है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। इसीलिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने राजनाथ सिंह पे चुटकुले नहीं बनाए कि कड़ी निंदा करी, मैंने भी बनाए, लेकिन ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। नक्सलियों का सफाया, उसमें समय लगता है, वो राष्ट्रव्यापी समस्या है, तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए। उसी तरह बॉर्डर पे जो चल रहा है, उसके लिए जब NSA अजीत डोभाल को उसमें उतरना पड़ता है, इसका मतलब है काफ़ी सीरियस चीज़ है। उस पर लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे टॉक्स हो रहे थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर अजीत डोभाल उतरे, तो अजीत डोभाल जो है वो सेना से भी जुड़े हुए हैं, उन्हें सीमावर्ती इलाकों का भी अनुभव है,
वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि तीनों पक्ष जो इसमें इन्वॉल्व है, और फिर राष्ट्रीय पक्ष क्या है, लोगों की आशाएं क्या क्या, लोगों की उम्मीदें क्या क्या, तो हर चीज़ को लेके और फिर एक स्ट्रैटेजी के साथ नेगोशिएट करना, और उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत, चीन को हो सकता है कि समय लगेगा, चीन की डिमांड्स ये रही होंगी कि हमको समय लगेगा, भले 2-3 घंटे में ही वो खाली हो सकता है और शुरू कर सकते हैं वो, लेकिन फिर भी वो अपने देश में किस तरह से इस समाचार को देना चाहते हैं, उनको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वो पहले से ही जूझ रहे हैं कि अभी तक सैनिकों की डेथ उन्होंने अनाउंस नहीं की है, तो उसी तरह अभी उनके लिए ये स्वीकारना, और उसकी जनता के लिए ये स्वीकारना, और शी जिनपिंग के लिए जो माओ से बड़ा नेता बनना चाह रहा है, वो ऐतिहासिक अपने आप को बनाना चाह रहा है कि वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है एक तरह से। और तब जो है ऐसे लोग को जब इस तरह से भारत झटका दे रहा है, हमारी सेना झटका दे रही है, तो उसको फेस सेविंग के लिए कुछ तो मतलब समय तो आप दीजिएगा ना। तो हो सकता है कि वो चल रहा हो, इस कारण वो थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ स्टेटमेंट जो है रिलीज कर रहा है, और सैनिक को भी ज़मीन से हटा रहा है धीरे। अब बात आती है कि ये सब अचीव कैसे हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि ये रातों रात नहीं होता या तुरंत नहीं हो जाता, इसमें समय लगता है, खास करके जब इस तरह की दुनिया जो है एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है और एक दूसरे पे इतनी डिपेंडेंट है कि किसी का आयात होता है, किसी का निर्यात होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है, और मुख्यतया ट्रेड ही जो है एक तरह से मेन कंसर्न होता है। टेरिटरी तो मोर और लेस जो है यूएन के आने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे जब कॉलोनाइजेशन जो है ख़त्म होता है उपनिवेशवाद, तो उसके बाद वो लगभग डिस्प्यूट सेटल हो गए, कुछ कुछ जगहों पे हैं, और वो अनंत काल तक मुझे लगता है चलते रहेंगे। मोटे तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ वो हो गया है। तो अब आर्थिक जो इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है कि मैं और मिलिट्री माइट, एक प्रोजेक्शन भी दिखाना कि हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं और हमारी मिलिट्री भी ऐसी है, तो बाकी लोग हमसे डर के रहें। तो वो एक पोलराइजेशन जो है दुनिया में, यूनिपोलर से मल्टीपोलर, मल्टीपोलर से फिर अपने पास मतलब एक तरह से सारा कंट्रोल रखने और डिक्टेट करने की बात है कि हम फिलीपींस को भी परेशान करेंगे, जापान को भी करेंगे, ताइवान को भी करेंगे, कोरिया को भी करेंगे, मतलब सबकी टेरिटरी हड़प लेंगे। इधर मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान, और आपको तिब्बत है, हांगकांग वाला इशू, इन सब में तो इसको एक ही तरह से हार्म किया जा सकता है। मिलिटरली जो है सैनिक क्षमता दिखा दी भारत ने, वो मतलब आप जिस साइड में हैं, आपको जो बिलीव करना है आप कीजिए, लेकिन सत्य क्या है ये सबको पता है। उसके बाद आता है आर्थिक साइड। आर्थिक में आपने देखा कि कुछ लोग कहते हो हमारे उन्होंने 20 मार दिए, हमने क्या किया, हमने 59 ऐप बैन कर दिए। 59 ऐप का सिर्फ एक कंपनी को झटका लगा, एक कंपनी को, उसमें 59 ऐप बैन हुए, 45,300 करोड़ का, वो बहुत बड़ा झटका है। और बाकियों का भी जोड़ लेंगे तो लाख करोड़ से ऊपर, और उससे भी शायद बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा, तो डेटा है नहीं मेरे पास। तो इस तरह से उन्होंने पुश किया। उसके बाद ये जो भारत में अचानक से एक नेशनलिस्ट फर्वर जो जगह है कि हम जो है चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और लोग ऐसा करना शुरू कर चुके हैं। इसमें ये दिवाली वाला नहीं है कि झालर जो है 300 रुपया का नहीं खरीदे, नहीं, दिवाली जब आएगी तब तो हम देखेंगे। उसके अलावा चाइनीज़ कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट, जितने गवर्नमेंट एजेंसीज थे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट फ्लाईओवर्स के थे, मेट्रो का था, मेट्रो परियोजनाओं का था, उसके बाद रेलवेज में कुछ का था, पावर सेक्टर में था, टेलीकॉम सेक्टर में है। बीएसएनएल ने बोला कि हम चाइनीज इक्विपमेंट यूज नहीं करें। तो इन सब चीज़ों से आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह से जब झटका लगता है, और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं आगे, मतलब शॉर्ट टर्म में अभी धक्का नहीं लगेगा चीन को, इतना सहने के लिए वो सक्षम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब पूरा ही एकदम से आयात वहाँ से जो होता है वो लगभग $50 बिलियन से ऊपर का है, वो जब खत्म होकर मान लीजिए कि बैलेंस आउट हो जाएगा, हम भी 14 बिलियन का कर रहे हैं, वो भी 14 का ही कर रहा है, या हम भी 50 बिलियन का उसके कंट्री में कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, जब वैसा समय आ जाएगा तो फिर वो गेन नहीं कर पाएगा, तब उसको आर्थिक झटका लगे, इसीलिए वो बिल बिलाया हुआ। दूसरी बात, मतलब ये तीसरी बात, मिलिटरली मैंने बताया कि सैनिक क्षमता हमने दिखा दी, उसके बाद उनको आर्थिक रूप से हमने जो है जहाँ जहाँ संभव था, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में जहाँ जहाँ जो करना संभव था वो करना शुरू किया। और तीसरा वैश्विक स्तर पे उसको घेरना। साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस नेवी के घूम रहे हैं लगातार,
यूएस से ट्रेड वार चल ही रहा है। वावे का ZTE का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है 5G टेक्नोलॉजी को के ट्रायल का वो सब जो है ब्लॉक किया हुआ, यूएस से ब्लॉक हो चुका है, जो सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन और डेटा का कंज्यूमर। भारत में भी इसी तरह की बातें चल रही। हांगकांग वाले मुद्दे पे यूके ने कह दिया कि हम 3 मिलियन जो है वहाँ पे 30 लाख नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम टेम्पररी प्रोटेक्शन वीज़ा देने वाले हैं। उसके बाद बाकी देशों ने उसको कंडेम किया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब चाइना को अब लग रहा होगा कि वो विश्व में पूरी तरह से अकेला, उसके साथ नॉर्थ कोरिया और फिर पाकिस्तान ही बचा है। रूस के साथ भी हमारी बातचीत लगातार चल रही, वो भी इक्विपमेंट्स देने को राजी हो गया और जल्दी देने को राजी हो गया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये संभव है कि आने वाले समय में चाइना कुछ समय के लिए शांत रहेगा। भले ठीक है, वो नेपाल का कुछ विलेज हड़प लिया, अभी भूटान के भी एक वहाँ पे इकोलॉजिकल पार्क या एनवायरमेंटल पार्क बन रहा था, तो उस पर जो है कुछ नौटंकी कर रहा है। तो वो चुटकटा प्रवृत्ति का आदमी है, वो चूटी काटता रहेगा, इधर उधर वो करता रहेगा, वो बाय नेचर वैसा है, तो उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जब चूटी काटने आओगे तुम्हारा हाथ हम उमेट के तोड़ नहीं देंगे। हाथ उमेट के तोड़ दिया इस बार। डोकलाम में भी तोड़ा था, वहाँ भी वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, और फिर गलवान में भी उसी तरह से हुआ है। तो ये जो है, अब हो सकता है कि सीखे चाइना, लेकिन पहले भी चाइना ने यही किया था। गलवान से शायद पीछे हट रहे थे और अक्टूबर में जाकर उन्होंने हमला कर दिया। तो इस तरह की इनकी प्रवृत्ति रही है और ये करते रहे। वही है कि इनको जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस एक संस्था पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो है भारतीय सेना। 30,000 गहरे रंग की वर्दी वाले वहाँ पे खड़े हैं, एंड दे आर देयर टू। उन्होंने वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, तो ये हमारी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, और इन्होंने हमें सुरक्षित होने के लिए वहाँ पे वो खड़े हैं वॉल बना के। और जब तक वो वहाँ पे खड़े हैं हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जैसे चंपू जो है आते रहेंगे। डिफेंस कमेटी मतलब पार्लियामेंट की कमेटियाँ होती हैं, उसका वो मेंबर है और उसमें वो कभी अटेंड नहीं करने जाता है और डिफेंस पे वो ज्ञान देता रहता है ट्वीट में। तो ऐसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए और अपनी सेना पर विश्वास किए रखिए। और कुछ चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं, कुछ चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, आप तुरंत एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। राहुल गांधी ने शेयर किया था 4-5 लोगों का कि लद्दाख के लोग बड़े इमोशनल हो रहे थे, मोदी ने हमारी ज़मीन जो है चीनियों को दे दी। बाद में पता चला कि वो आम आदमी नहीं थे, कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कोई इंडियन यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और उनको मतलब आप सोचिए कि एक लद्दाखी नहीं मिला जेन्युइन, उनको अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इस तरह की बातें करवानी पड़ी। तो क्या आप ऐसे युवराजों पे, इस तरह के लोगों पे विश्वास करना चाहेंगे, या फिर उन पे जो थोड़ा समय लगता है स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन वो रिजल्ट ज़रूर पाते हैं, वो परिणाम ज़रूर हमें मिलता है जो हम उनसे आशा रखते हैं। और हाँ, बार बार मैं कहता हूँ, थोड़ा समय देना सीखिए, हर चीज़ को थोड़ा समय देना सीखिए। नहीं देंगे तो उतावलेपन में आप हर व्यक्ति को क्वेश्चन करने लगते हैं, उससे जो है मतलब ये धीरे धीरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंचता है हमारी सेनाओं के पास, उनके पास स्मार्टफोन। इस तरह के अगर आप मोरल जो है उनको डीमोरलाइज करेंगे तो हो सकता है वही युद्ध जो है संख्या बल से नहीं जीता जाता है, युद्ध जो है उत्साह से जीता जाता है, करेज जो होता है उससे जीता जाता है। तो अपने सैनिकों के और अपनी सेना के सामूहिक उत्साह को कभी भी नीचे आने मत दीजिए, उनके पीछे आप खड़े रहिए। आपको जितनी भी एडवर्स रिपोर्ट मिलती रहे कि नहीं हार रहा है, हमारे टैंक उड़ा दिया, फिर भी जब तक हमारा अंतिम सैनिक वहाँ पे है तब तक, और बजाय इसके कि आप युद्ध में हार भी रहे हैं, फिर भी आपको, अगर आपको राष्ट्रीयता, आप में थोड़ी सी भी भारतीयता बची हुई, देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, तो आपको हमेशा कम वाट में आपको हमेशा अपनी सेना के साथ खड़ा होना ही होगा। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रेटर, गद्दार हैं। नमस्कार।